लाहौर की मिट्टी में खुशियां हैं और फिजा में ख्वाब। डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान के साथ जानिए उन रियल एस्टेट डेवलपर्स के बारे में जिन्होंने इस शहर को नया तर्ज ज़िंदगी दिया। क्योंकि लाहौर तरक्की, रवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज है, इसीलिए डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आपके सामने उन रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्रेजेंट करता है जो इस खूबसूरत तर्ज ज़िंदगी को ख्वाब से हकीकत में बदल रहे हैं। वेलकम टू एपिसोड 7 ऑफ डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। सवैद मिनहाज साहब आज हमारे साथ विराजमान हैं। इनका मुकम्मल तारुफ क्या है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना तारुफ आप खुद करवाइए। अरसलान भाई, सवैद मिनहास मेरा नाम है। केएस स्टेट एंड बिल्डर्स का प्लस केएस टावर का मैं सीईओ हूँ। इसके मजीद तारुफ की बात आप करें तो तारुफ इंसान की नेचर होती है। बिल्कुल, मेरे में भी शायद आप हमारे नेचर से ज्यादा बात ये जी एक बहुत खूबसूरत नेचर रखने वाले और बहुत एक लविंग पर्सनैलिटी हैं। और शुरू करते हैं आज के अपने सवालात और आपके साथ शेयर करते जाएंगे इनके थॉट्स। सवैद भाई जी भाई, आपने डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान को कैसे डिस्कवर किया? आपको हमारा रिस्पांस टाइम और हमारे प्रोग्राम का मेयार कैसा लगा? अरसलान भाई, मैंने आपके बारे में रिव्यूज, एक तो पहली बात है आपका हमारा रिलेशन ऐसा रहा है शुरू से, हमें आपके बारे में रिव्यूज लेने का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी आपने मुझे एक इवेंट पे अपना एक लिंक शेयर किया था, तो मैंने उसको बाकायदा स्टडी किया और मुझे ये लगा कि इस चीज को मिस नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरसलान भाई, जब आपने मुझे लिंक शेयर किया, मैंने आपको स्टडी किया, तो मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि मुझे आपके प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सवैद भाई, आप लाहौर शहर की स्काई लाइन में अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। ज़ाती तौर पे आपको लगता है कि अपार्टमेंट लाइफ और ये मॉल्स के अंदर शॉप्स खरीदना और इनमें इन्वेस्टमेंट करना ये एक अच्छा ख्याल है? अरसलान भाई, इसमें मेरे थोड़ी सी राय इस तरह है कि जो कोविड के बाद आपने सिनेरियोज को स्टडी किया है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक अल्टीमेट सिचुएशन में जा चुकी है। अब कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो शायद इतनी अप्रिशिएट नहीं होती जितना हर 6 मंथ के बाद या 7 मंथ्स के बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में बिल्कुल इंटायरली फर्क आ जाता है। तो मैंने इस चीज़ को फोकस करते हुए हमारी टीम ने, हमारे साथ जो एसोसिएट हैं इस प्रोजेक्ट में, उन्होंने फोकस ये किया कि एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोगों तक हम पहुंचा सकें कि यहाँ पे अब जो सिंगल बेस कारोबार है, यानी कि आप जैसे एग्जांपल ले लें कि पैकेजेस मॉल हो गया, एम्पोरियम हो गया, यहाँ पे अब लोग इस जगह पे जाना प्रेफर करते हैं बजाय कि आप इंडिविजुअल शॉप्स पे जाएं। इस वजह से एक तो हमने मॉल को डिज़ाइन किया, दूसरा रेजिडेंट के बारे में मैंने देखा कि अल-कबीर टाउन में जहाँ पे हमारा ये केएस टावर सिचुएटेड है, यहाँ पे 3 मरले का जो घर है वो लोगों की पहुँच से बाहर जाता जा रहा था और अकोमोडेशन फिर 3 मरला की थी। तो इस वजह से हमने ये फोकस किया कि वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क भी था और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये चीज़ को डिज़ाइन किया कि यहाँ पे लोगों को क्वालिटी लाइफ प्लस लोगों को सिक्योर लाइफ दी जाए, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि हम इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें। आपकी कंपनी ने लोगों का ट्रस्ट तो हासिल कर लिया, ज़ाहिर है आपके बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो सेल हो चुके हैं। क्या आप फ्यूचर में शफाफियत का भी कोई म्यार बनाएंगे और उस म्यार पे पूरा उतरेंगे? अरसलान भाई, इसमें हमारे टावर का, जो हमारी कंपनी का पहला फोकस है ना, वो हमारी कस्टमर की सिक्योरिटी है कि हम लोग अपनी चीज़ को इतनी शफाफियत के साथ चलाते हैं कि हम लोग उनसे एक प्रॉपर सिर्फ फाइल एग्रीमेंट नहीं करते, हम उनसे एक प्रॉपर स्टैम्प पे भी एग्रीमेंट करते हैं ताकि वो आने वाले दिनों में भी सिक्योर फील करें। प्लस इसमें आपको मैं एक चीज मजीद बताता चलूं, इसकी तमाम मेंटेनेंस जो है वो हमारी कंपनी खुद करेगी। पाकिस्तान में आमतौर पर जो लोग हैं वो कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते हैं। क्या आपने अपने इस प्रोजेक्ट को लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है? अरसलान भाई, मैं इसमें ना थोड़ा सा आपको इस इलाके के पोर्टफोलियोज के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा अल-कबीर टाउन फेज 2 में राइवल रोड के ऊपर लोकेटेड प्रोजेक्ट है, इसके आसपास 1 किलोमीटर का रेडियस, ज्यादा नहीं आपने जाना, 1 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ और सिर्फ टाइटल ऑफ सोसाइटी चेंज आपने करना है, तो आपने इस प्राइस को जो है 300% प्लस पे ले जाना है। हम अभी भी इसको इस इकोनॉमिकल प्राइस पे बेच रहे हैं कि ताकि लोग आसपास की तरफ से अगर वर्किंग करके भी हमारे पास आते हैं तो उसमें उनको ये चीज बहुत नॉमिनल लगेगी। आप बताना चाहेंगे कि आपकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो है, जो क्लाइंट बियर कर रहा है, वो क्या है? अरसलान भाई, अभी हमारा जो फेज इस टाइम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, हमने इसको आने वाले कुछ दिनों में एनहेंस करना था अपने प्राइस को, पर अभी इस टाइम करंटली सिचुएशन में हमारा जो रेट है वो 14,000 पर स्क्वायर फीट में हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बेच रहे हैं। उसके बाद जो हमारी कमर्शियल शॉप्स हैं मेन बुलेवार्ड की ग्राउंड फ्लोर की, वो 40,000 पर स्क्वायर फीट में है। आपने जो प्राइस बताई है वो मार्केट के लिहाज से देखें बहुत कम है। डू यू थिंक कि जब
वक्त आएगा डिलीवरी का तो आप लोगों की अमानत को टाइम से पहले उनके हवाले कर सकेंगे? अरसलान भाई, हमारी कंपनी का स्लोगन ही है कि हमने 4 इयर्स का जो पेमेंट प्लान लोगों को दिया है, हमने इंशाल्लाह ताला उनको 3 इयर्स में पोजेशन देना। आपकी इस बिल्डिंग की कुल मालियत क्या है और इसके अंदर कितने यूनिट्स हैं? अरसलान भाई, इसमें ये टोटल 16 मरला लैंड है और इसमें जो यूनिट्स हैं वो टोटल 66 यूनिट्स हैं अपार्टमेंट के और 30 यूनिट्स हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के। और इसमें आपकी जो इसकी हमारी असेसमेंट है या जो हमारी कुल मालियत है इस प्रोजेक्ट की, वो तकरीबन 75 करोड़ के करीब है। 75 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। आप थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि कोई शख्स अगर आपसे एक अपार्टमेंट लेता है, सपोज वो 75 लाख का अपार्टमेंट लेता है या 80 लाख का अपार्टमेंट लेता है, वाई ही शुड इन्वेस्ट विद यू रादर दैन गोइंग इन अ हाउस और अ रेंट? क्योंकि आजकल एक ये भी नारा चला हुआ है कि जी अमीर लोग, कारोबारी लोग तो अपना घर ही नहीं खरीदते। जी बिल्कुल है, वो तो किराए पे रहते हैं। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, उसके लाइफस्टाइल में कोई बेहतरी आएगी? मैंने 2007 से रियल एस्टेट का काम करना शुरू किया था, तो मैंने एक ही चीज़ जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है ना, कि वो ये है कि आपने अगर पीस ऑफ लैंड कहीं पे किसी जगह पे खरीद लिया है ना, तो वो आपको एंटायर पूरी जिंदगी आपके बच्चों को इनहेरिटेज में जाती है और वो अप्रिशिएट ही होती है, वो कभी भी डाउन साइज में नहीं जाएगी। हाँ, बशर्ते आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप अभी 75 लाख रुपए की कोई चीज़ कहीं पे खरीदते हैं तो वो इन द सेक ऑफ मुल्की हालात की वजह से वो शायद 75 लाख पे सस्टेन किए रखे, पर वो आपको आने वाले दिनों में शायद 1 करोड़ 75 लाख रुपए की भी बिकेगी। सवाद भाई, आपने बताया कि आप काफ़ी सालों से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप पहले एक डीलर थे, डीलर से फिर आप बिल्डर बने, अब बिल्डर से डेवलपर का सफ़र आपने तय किया। इस दौरान कोई कारोबारी रिस्क आपने लिया, और अगर लिया तो उसका आपको फायदा हुआ या नुकसान? अरसलान भाई, मुझे आज भी बड़ी अच्छी तरह याद है 2007 में मेरी पहली जो डील क्रैक हुई थी ना, वो एक रेंटल घर मैंने किसी को रेंट पे दिया था, वो भी 10 मरले का ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है। जो पहली इनकम है वो हर बंदे को बहुत अच्छी लगती है, आपको भी अच्छी लगती होगी। बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है ना, रियल एस्टेट मैंने ये चीज देखी है कि आपने रिस्क लेना है तो फिर ही आपकी इनकम जनरेट होनी है। ये जस्ट लाइक दैट वैसे ही है, किसान वाला हालात है कि आपने बीज बो देना और उसके बाद आपने वेट करना है कि वो आपको क्या रिजल्ट देते हैं। हाँ, इसमें रिस्क की बात की जाए तो हमने अपना जो रियल एस्टेट का मैंने काम शुरू किया, हमने फिर घर बनाना शुरू किए। उसके साथ साथ फिर घर में रिस्क ये होता है कि आपने लैंड पहले खरीदनी है, फिर कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके बाद फिर बिके ना बिके, महीने में बिके, 6 महीने में बिके, वो सारी चीज़ों को बेयर करना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा, मेरी इनिशिएट ऐसे हुआ कि मैंने उस घरों को बेचा भी, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे पैसे भी दिए, और उसके बाद फिर एक एम था जिंदगी में कि यार लोगों के लिए कुछ करके दिखाना है, लोगों को कोई ऐसी डिलीवरेंस देनी है कि जहाँ पे लोग ये कह सके कि नहीं यार ये डेवलपर बहुत अच्छा है या ये बंदा बहुत अच्छा है। यही चीज हमेशा फोकस की है। आपने यहाँ पे उन पैसों को इन्वेस्ट किया, आपको नहीं लगता कि जितना महंगा यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट है, आप इतने पैसों में एक कनाल के बहुत सारे घर बना के बेच सकते थे? अरसलान भाई, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बताया है कि मैं ये चाहता था कि लोग हमें ऐसे प्रिटेंड करें कि यार नहीं, ये जो लोग है ना ये समाज का काम भी कर रहे हैं। हमने सारी उम्र सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं। बेसिकली एज अ मुस्लिम या एज अ इंसानियत को देखा जाए तो हमारा ये फर्ज बनता है कि आपके आसपास जितने लोग हैं उनके लिए आपने क्या आसानियां क्रिएट की हैं। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इंटायरली इसीलिए था कि हम लोगों को ऐसा विजन दें या ऐसी जगह दें काम करने के लिए या रहने के लिए जो उनके लिए इकोनॉमिकल भी हो और उनके लिए सेफ एंड सिक्योर भी हो। आप एक प्राइवेट सोसाइटी के अंदर इतना महंगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इतने पैसों में अगर आप बाहर जाते तो आपको कई कनाल लैंड भी मिल सकता था, आपके लिए हाई राइज की कंस्ट्रक्शन भी आसान हो सकती थी। फिर आपने एक प्राइवेट सोसाइटी के अंदर एक और डेवलपर के अंडर रहते हुए काम करने का फैसला क्यों किया? अरसलान भाई देखिए, मैं आपको ना इसमें प्राइवेट लैंड की थोड़ी सी बात बताता। चलो, हमारे जो बुजुर्ग है ना, उन्होंने ऑलरेडी मॉडल टाउन के करीब एक छोटी सी जगह, हमने बहुत अरसा पहले, ये शायद मैं बात आपको कर रहा हूँ कोई 90s की, हमने वहाँ पे एक लैंड ली छोटी सी, उसको एक अपनी तरफ से डेवलप किया। तो उसमें मैंने जो सबसे बड़ी चीज फोकस की थी ना तब, वो ये थी कि जो हमारे हुकूमती इदारे हैं उनमें तो
जो रिश्वत का अमल है वो आपको भी अंदाजा है इस बात का, क्योंकि इवन दैट आपने को काम लीगल भी करना हो ना तो वो भी आपको प्रॉब्लम बन जाता है, लगा के करना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ये इस वजह से फोकस किया प्राइवेट सेक्टर्स को, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर, जिससे प्राइवेट सेक्टर में हमारा प्रोजेक्ट है अलकबीर डेवलपर्स, ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही रियल्टर्स, कस्टमर और डीलर्स के लिए हमेशा आसानियां पैदा की हैं। इस वजह से मेरा फोकस हमेशा यही रहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स की बजाय जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं उसके अंदर प्रोजेक्ट करना ज़्यादा फिजिबल है। सैयद भाई, मार्केट डायनामिक्स देखें और कस्टमर इंसाइट्स को अगर हम थोड़ा सा ज़रा गौर करें तो क्या आपको लगता है कि आपने लाहौर जैसी जगह पे प्लॉट सेंट्रिक माइंड को हाई राइज लिविंग कम्युनिटी के लिए तब्दील कर लिया है, उस पर आमादा कर लिया है? अरसलान भाई, ये वक्त की ज़रूरत बनता जा रहा है। जैसा कि आप इंटीरियर लाहौर वाली साइड पे चले जाएंगे, वहाँ पे लोगों के पास रहने को खास जगह नहीं है, लोग कंप्रोमाइज्ड लाइफ गुजारते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये देखा जाए तो लोग अपनी ट्रैवलिंग को भी शॉर्ट करते हैं कि यार मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, मेरी अप्रोच में हर चीज हो। लाहौर शहर इस टाइम इस चीज पे आमादा कर चुका है लोगों को कि यहाँ पे अब वर्टिकल का काम, क्योंकि यहाँ पे लैंड महंगी है, कंस्ट्रक्शन अब बहुत महंगी होती जा रही है, प्लस आप जितना शहर से दूर हो जाएंगे उतनी आपकी अम्यूनिटीज कम हो जाएंगी। तो इस वजह से आगे दौर वर्टिकल्स का ही चलना है। प्लस वर्टिकल में जो लोग आज शिफ्ट हो जाएंगे वो आने वाले दिनों में इस लिविंग को ऐसा एंजॉय करेंगे कि शायद एक इंडिविजुअल घर वाला वो एंजॉय नहीं कर। आपके कस्टमर्स की जो तादाद है जो आपसे खरीदारी कर रहे हैं, स्पेशली हम बात करेंगे अपार्टमेंट्स के ऊपर, क्योंकि देखें शॉप्स के अंदर तो बहुत सारे लोग किराए के घर से भी ले लेते हैं, कुछ लोग अपना कारोबार भी करते हैं, बट अपार्टमेंट जो है उसमें किराया या रहना, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। आपके जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, उन्होंने खुद रहना है या वो यहाँ से कोई किराए की सूरत में जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करना चाहते हैं? अरसलान भाई, मैंने ना एक चीज़ बड़ी वर्किंग जो मेरी थी उसमें वो यही था कि ये ओवरसीज़ कस्टमर लेता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ओवरसीज़ कस्टमर नहीं लेना है। मेरा माइंड सेट इस प्रोजेक्ट के बाद थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ के मकामी लोगों ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें भी एक अपार्टमेंट दें। मैंने उनसे फिर एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा यार आप अपार्टमेंट क्यों ले रहे हो, आपने रेंटल बेस जनरेट करना है, क्या कर? उन्होंने कहा यार मैं एक ना ऐसी सिक्योर लाइफ गुजारना चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरी परमिशन के अलावा कोई बंदा ना आ सके, जहाँ पे मुझे हर टाइम सीसीटीवी फुटेज मेरे डोर स्टेप पे मौजूद हो, जहाँ पे मैं एक कॉल करूँ तो आप ही का नुमाइंदा मुझे प्लम्बरिंग की फैसिलिटी प्लस इलेक्ट्रिशियन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये मैं एक इंडिविजुअल घर में रहूं तो मुझे ये चीज़ें सारी मैनेज करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग हमारे ओवरसीज कस्टमर भी हैं जिन्होंने हमसे यहाँ पे चीज़ें बाय की हैं, उनका एक ज़हन ये भी है कि हम इसको रेंट आउट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेंटल ROI बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। पर मेरा ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है इस वक्त कि लोगों ने, जो लोग एग्जिस्टिंग लाहौर के रिहायशी हैं, उन लोगों ने हमसे अपार्टमेंट परचेज किया। अच्छा, जो लोग आपसे अपार्टमेंट लेंगे, सपोज अगर वो अपना अपार्टमेंट लॉक करते हैं, वो 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, तो आप किस तरह से उनको ये श्योर करेंगे कि उनका सामान उनके घर में महफूज है, उसके अंदर कोई ट्रेसपासिंग नहीं है? अरसलान भाई, एक तो मैं इसमें ना थोड़ा सा अपनी अम्यूनिटीज के बारे में आप इसको बता देता हूँ मैं। हमारी जो मेन एंट्रेंस लॉबी है ना, जहाँ से अपार्टमेंट शुरू हो जाते हैं, वहाँ से लोगों को लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जाने की इजाजत है जिनके पास अपार्टमेंट का पास होगा। ठीक है। प्लस उसके बाद हमारे जो लॉक्स हैं वो कोई की लॉक्स नहीं है, वो फिंगरप्रिंट प्लस कोडिंग वाले जो है ना, वो हमने लॉक्स यहाँ पे यूज करने हैं। उसके बाद हर फ्लोर पे हमारे CCTV सर्वेलेंस मौजूद होगी। उसके बाद 3 गार्ड हर टाइम इस बिल्डिंग के सराउंडिंग में मौजूद होंगे, एक अंदर मौजूद होगा, 2 बाहर मौजूद होंगे। यहाँ पे किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रिस्क आपने अपने ज़हन में तस्वर भी नहीं। अच्छा, आमतौर पे अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स को देखें, जिसमें इवन के ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स भी शामिल हैं, वहाँ पे लोगों के ऑफिसेज हैं या घर हैं, वो अंदर से तो बहुत साफ हैं, लेकिन बिल्डिंग की लॉबीज के अंदर जिसका जी चाहे रैपर फेंक दे, मट्टी पड़ी हुई है, मतलब सफाई कोई नहीं है। तो जिस कंसेप्ट के ऊपर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी लॉबीज होंगी, स्टेयरकेस होगा, लिफ्ट होगी, तो इनको आप किस तरह से मतलब देखेंगे कि इनको चीज़ों को साफ कैसे किया जाएगा, मेंटेन कैसे रखा जाएगा कि किसी का कोई मेहमान आ जाए तो वो एक साफ सुथरे पैसेज से गुजर के उसके घर तक जाए?
अरसलान भाई, इसमें ना हमने अपना ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने से पहले ये बातें सारी नोटिस की थी, क्योंकि हम भी एक इलाका फिरे थे, शहर जी, जी। भी फिरे, फिर गुलबर्ग भी देखा जाके जी, जी। कि वहाँ पे मेंटेनेंस के लोगों के क्या हालात हैं। पर वहाँ पे हम थोड़े से निराशा भी हुए, पर कहीं जगह पे ऐसा देखा कि शायद हमारा घर इतना साफ ना हो जितना वो प्लाजा साफ नजर आया हमें। हमने इस चीज को फोकस करते हुए 3 चीजें मैं आपको बताता चलूं। एक, यहाँ पे जो भी बंदा हमारे पास यहाँ पे आके अपार्टमेंट लेगा जी, जी। या शॉप लेगा, जी, जी। उसके लिए 3 चीजें मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ। एक, इलेक्ट्रिशियन 24/7 उसके लिए डेडिकेट किया कर दिया जाएगा ठीक है। उस बिल्डिंग के लिए। एक, प्लम्बरिंग उसके लिए डेडिकेट कर दिया जाएगा। प्लस जो सफाई वाला और सिक्योरिटी वाला, ये चारों महकमे आपको हर टाइम आपके प्लाजे में, मेरे केएस टावर के प्रोजेक्ट में नजर आएंगे, और आपको किसी जगह पे भी कोई भी डस्ट नजर नहीं आएगी। सवेद भाई, आपने देखे माशाल्लाह डीलर से एक बिल्डर और फिर बिल्डर से एक डेवलपर का सफ़र तय किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप केएस स्टेट को केएस डेवलपर्स बना चुके हैं। आप बीइंग अ डेवलपर खुद को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? इसका एक थोड़ा सा ना एक फनी जवाब है मेरे पास। जी जी प्लीज। हर बंदा ही ये कोशिश करता है जी। कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करे। जी बिल्कुल। मैंने हमेशा ही ये अपने फील्ड में देखा है कि लोग पैसे की जनरेशन में है। लोग ये चाहते हैं कि मेरे पास आज करोड़ है ना, तो कल 10 करोड़ हो जाए, फिर 20 करोड़ हो जाए। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज को बड़ा फोकसली जज किया है कि यार पैसे के पीछे नहीं भागना। आप लोगों को डिलीवरेंस करके दे, पैसा खुद ही आपके पीछे आ जाए। और इंशाल्लाह ताला आप भी, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, मुझे भी जिंदगी दे। किसी को नहीं पता किसने कितने साल जिंदा रहना है। जी ऐसा ही। 5 साल के बाद आप केएस टावर में या केएस डेवलपर को ऐसी सिचुएशन में देखेंगे, शायद हमारे एग्जिस्टिंग 5 से 6 प्रोजेक्ट हो। चले माशाल्लाह जी, इट्स अ गुड इनिशिएटिव आपने जो लिया, और हमारी दुआएं भी आपके साथ रहेंगी। बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। हर इंसान ने अपने बिजनेस के अंदर किसी ना किसी से इंस्पायर हो के ही कोई ना कोई जो है एक मस्बत कदम उठाया होता है। तो आप इस बिजनेस के अंदर किस शख्स को अपना मेंटोर मानते हैं? अरसलान भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। मैंने 2007 में जब रियल एस्टेट का काम शुरू किया ना, तो मेरी जो फील्ड का आगाज था वो वापडा टाउन था। ठीक है। उसके बाद फिर हम शिफ्ट हुए जुबली टाउन में, हमारा ऑफिस था, क्योंकि हमारी वो अपना होम ब्रांच थी। हमारे जो बड़े हैं, जी, जी। अपना मेरे मामू हैं, उनसे मैंने काम सीखा। फिर जुबली टाउन में उन्होंने शिफ्ट किया, फिर हमने ड्रीम गार्डन्स को डील किया। फिर उसके बाद हमने बैरिया टाउन में बहुत सारा काम किया। बैरिया टाउन में काम करने के बाद एक शख्स हमारी जिंदगी में आया जिसका नाम चौधरी औरंगजेब था। वो कबीर डेवलपर्स के चेयरमैन है इस टाइम। जी जी। हम उनको रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बेसिकली जानते थे। हम कराची बैरिया का काम इकट्ठा किया करते थे। पर एक 2016 में एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने कहा यार मैं अपनी सोसाइटी बनाने लगा। तो मेरे भाई जो है बड़े, काशी भाई, उन्होंने मुझे कहा कि यार मार्केट में रूमर्स हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, चीजें मैनेज कैसे होंगी। रियल एस्टेट एजेंट तक तो वो बंदा बहुत अच्छा है, पर डेवलपर कैसा बनेगा ये कैसे पता चलेगा। मैंने कहा यार बात ये है कि इंसान अगर नियतन अच्छा हो ना, तो वो किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाता है। जी जी। तो नियतन चौधरी औरंगजेब साहब से हमारा इतना ज्यादा इंटरेक्शन रहा। फिर हमने उनकी सोसाइटी में आके काम किया और भरपूर काम किया, क्योंकि हमें उन्होंने बेस्ट सबमिशन अवार्ड से नवाजा अल कबीर ऑर्चर्ड में। तो इंस्पिरेशन, डेडिकेशन, और आप समझ लें कि 99% आज ये प्रोजेक्ट अगर शुरू है तो वो उस शख्स की वजह से है। क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि एक मीटिंग थी हमारी, उस मीटिंग में मैं और काशी भाई वहाँ पे मौजूद थे। हमने कहा भाईजान, हमें आप ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट करो, तो भाईजान आप हमें थोड़ी तसल्ली दें कि हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि यार मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है और आप डिलीवर करेंगे। उस दिन के बाद इतनी डेडिकेशन रही, इतनी मोटिवेशन हुई कि हमने ये आंखें बंद करके शुरू किया। और अरसलान भाई, आज हम जिस स्टेज पे मौजूद हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 माह की कलील मुद्दत में आए हैं यहाँ। तो ये डेडिकेशन भी वही है, इंस्पिरेशन भी वही शख्स है। जो मेरा बिजनेस एनहांस इसने किया वो भी चौधरी औरंगजेब साहब। सवेद भाई, हर ऑफिस के अंदर, हर कंपनी के अंदर जब कोई एज अ CEO या एज अ चेयरमैन काम कर रहा होता है, उसके स्टाफ के अंदर से या उसके साथ काम करने वाले जो भी एसोसिएट्स है, उसके कोलीग्स होते हैं, उनमें से कोई एक आधा शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिसे वो कहता है कि यार ये मेरी बैकबोन है। आपके ऑफिस में
आपके कुलीग्स में, आपके पार्टनर्स में, या मतलब कोई भी ऐसा शख्स आपके इस बिजनेस में, कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसे आप समझते हैं कि ये मेरी बैकबोन है? अरसलान भाई, मेरी कंपनी की इवन दैट मेरी जी। बैकबोन जो है वो, मैंने जब 2007 में काम शुरू किया था ना, तो मेरे साथ एक शख्स था जो पहले दिन से एसोसिएट था, जिसने मुझे सिखाया, जिसने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया। जी। वो दो शख्स हैं बेसिकली। एक शख्स इस टाइम मेरे साथ काम कर रहा है जी। और एक शायद बैकफुट पे मेरे साथ, जिसने मुझ पे इतनी मेहनत करके आज यहाँ पे पहुंचाया है। मैं सबसे पहले जो नाम लेना चाहता हूँ वो नाम है बिलाल मिन्हास, उनका नाम है। मिन्हास प्रॉपर्टीज के अभी भी वो सीईओ हैं। मेरा करियर का स्टार्ट वहाँ से हुआ था 2016 में। फिर हमने केएस स्टेट एंड बिल्डर्स बनाई, तो वहाँ से मिन्हास प्रॉपर्टीज से एक बिलाल मिन्हास साहब मेरे साथ, जो मेरे उस्ताद थे, और एक मेरे साथ वहाँ से जो बंदा एसोसिएट हुआ और आज के दिन तक अभी मेरे साथ है, वो काशिफ मिन्हास है, मेरा बड़ा भाई है। वो मेरे लिए उस्ताद भी है, मेरे लिए वो मेरा दोस्त भी है, मेरे लिए वो, मेरा ख्याल है शायद मेरे प्रोजेक्ट का या मेरे लाइफ का सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फेज को वो देखते हैं। हर वो काम उन्होंने किया है कि जो शायद मुझे मुश्किल लगता था, और उन्होंने वो पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये मैंने करना है। तो दो शख्स हैं जो मेरी लाइफ को चेंज करते हैं। एक मेरा बिलाल मिन्हास उस्ताद था और एक मेरा काशिफ मिन्हास उस्ताद है। हम एक आम जिंदगी में देखते हैं कि इंसान जैसे जैसे तरक्की की मनाजिल तय करता जाता है, उसके कुछ पुराने दोस्त उससे बिछड़ जाते हैं। बाज़ का उसकी वजह ये होती है कि आपके जो फाइनेंशियल सर्कल होता है वो बड़ा होता जाता है, आपकी ज़िंदगी में नए लोग आते जाते हैं, आपके कारोबार का क्वांटम बढ़ता रहता है, आप बाज़ औक़ात अनजाने में अपने दोस्तों से भी दूर हो जाते हैं। अगर हम बात करें कारोबार की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप 2, 4, 5 प्रोजेक्ट बना लें और जेब में कोई अच्छे पैसे आ जाएं तो आप आम पब्लिक या आम कस्टमर या जो आज आपके दोस्त हैं, आप इनकी एक्सेस से दूर हो जाएं? अरसलान भाई, मैं आपको ना एक चीज़ वाज़िया करता हूँ कि ये जो आपने डिफरेंस बताया ना कि पैसों से पहले और पैसों के बाद वाला शख्स चेंज होता है, ये बेसिकली शख्स चेंज नहीं होता, ये इंसान की नेचर के अंदर पहले से ही शामिल होता है। पर मेरी नेचर मुझे ऐसी कभी फील ही नहीं हुई। मेरे जो दोस्त बचपन में थे आज भी वही हैं, और जो रियलिटर, जो इन्वेस्टर, जो दोस्त पहले थे आज भी वही हैं। और जहाँ तक चेंज आने वाली बात है, मसरूफियत की बात है, मसरूफियत की बात को मैं ज़रूर कह सकता हूँ। इसमें मसरूफियत भी मैं आपको मज़ीद आपको बता देता हूँ कि सुबह 10, साढ़े 10 बजे से लेकर रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हम दोनों भाई अपने ऑफिस में मौजूद होते हैं। यानी आप 12-13 घंटे ऑफिस 12-13 घंटे हम ऑफिस को देते हैं। तो प्रोजेक्ट को भी टाइम तो देते हैं कि सिर्फ ऑफिस को ही देते हैं? इसमें से 10 से 11 घंटे प्रोजेक्ट को टाइम देते हैं, और उसके बाद बाकी जो टाइम होता है वो कहीं पे सोसाइटी ऑफिस चले गए, अलकबीर टाउन के, या कभी किसी दोस्त रिलेटिव्स के पास चले गए, ये टाइम बचता है। और जहाँ तक बात है कि एक प्रोजेक्ट हो, 5 प्रोजेक्ट हो, 10 प्रोजेक्ट हो, मैंने आपको यहाँ पे ही मिलना है और इधर ही अवेलेबल रहूँगा। सुहैल भाई, आप शायद जानते होंगे कि गुज़श्ता 5-6 साल से मैं भी रेगुलर रियल एस्टेट सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ। एक आम सी प्रैक्टिस देखने में ये आती है कि अगर कभी कोई क्लाइंट किस्त अदा नहीं कर पाता तो सोसाइटी या जो डेवलपर है वो उसका प्लॉट, घर या जो भी चीज़ है उसे कैंसिल कर देता है। 1-2 माह वो इंतज़ार करते हैं, उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है, उसका केस रिफंड में चला जाता है और वो एक लंबे अरसे के लिए जो है फिर ऑफिस के चक्कर लगाता रहता है। आपकी कंपनी केएस डेवलपर्स की क्या पॉलिसी है उन लोगों के लिए जो खुदा न खास्ता 1 या 2 किस्तें अगर नहीं दे पाते, तो उनके साथ आप क्या सलूक करेंगे? जब ये प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा था तो इसमें पहले दिन ये बात कही गई थी कि हमने किसी से कोई हिडन चार्जेस नहीं लेने। ठीक है। ना कोई डेवलपमेंट की मद में हिडन चार्जेस होंगे, ना कोई सरचार्ज की मद में हिडन चार्जेस होंगे। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज मैं एक पॉलिसी को जरूर क्लियर करना चाहता हूँ जिसमें शायद लोगों को एतराज भी ना हो कि अभी हमारे से कोई प्रोजेक्ट, किसी ने हमसे कोई अपार्टमेंट लिया है या शॉप ली है, हमारा ऑलरेडी ही पेमेंट प्लान इतना कंफर्टेबल है कि लोग शायद उसमें किस्त ना दें, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि खुदा न खास्ता किसी को कोई मसला बन गया है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो उसको तो हम लोग लिवरेज देंगे। और अगर कोई इंटेंशनली इसको नहीं पे कर पा रहा और कंटिन्यूसली 12 मंथ्स उसने पे नहीं किया, तो फिर हमारे पास एक रिफंड पॉलिसी है। जो पैसे उन्होंने हमें दिए होंगे एज इट इज वो अपने पैसे वापस ले जाएंगे। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि आप 1 साल तक इंतजार करेंगे कि वो शख्स जो है अपने साथ की जो है अदायगी कर दे,
अदरवाइज आप उसकी अमाउंट उसको वापस कर देंगे? एज इट इज वापस कर देंगे और ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है। सैयद भाई, आपको लगता है कि जो लोग अपार्टमेंट खरीदेंगे वो आपको 4 साल में जो कीमत अदा करेंगे, 4 साल के बाद उस अपार्टमेंट की उतनी वर्थ होगी और वो कोई रीसेल वैल्यू भी रखता होगा? अरसलान भाई, आप यहाँ पे ना नोट कर लें एक चीज को, मेरा इस टाइम अपार्टमेंट 14,000 पर स्क्वायर फीट है। मैं जब इस बिल्डिंग की कंप्लीशन के ऊपर हूँगा, जब लोगों को पोजेशन हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो ये 20,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर कॉस्ट कर रहा होगा। और ये एक ROI के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल या 3.5 साल का पीरियड जो मैंने लोगों को पोजेशन कमिट किया है, जी, उसमें इतना बड़ा ROI कहीं पे नहीं है। आजकल आपने देखा होगा सैयद भाई कि हमारी जो गवर्नमेंट है, साफ सुथरा पंजाब के नाम से एक उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है। जो पंजाब के शहर हैं, देहात हैं, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि हम सफाई का ख्याल रखें। उसके अंदर सिर्फ बिल्डिंग की सफाई नहीं आती, बाकी माहौलियाती आलूदगी का भी ख्याल करना है। डू यू थिंक कि गवर्नमेंट ने जो EPA रूल्स बनाए हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे? अरसलान भाई, जो EPA रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, हमारे पास उसका सर्टिफिकेट मौजूद है कि हमारे तमाम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने इसको मजीद जो अपना ज़्यादा सिक्योर करता है वो ये चीज़ है कि हम यहाँ पे अपना मटेरियल डंप नहीं करते। हमारे पास एक पीछे जहाँ से हम रेडी मिक्स क्रिएट करते हैं, जहाँ से हमारा मटेरियल आता है लेंटर्स के लिए या कॉलम्स के लिए, हम ऑलरेडी पीछे डंप करते हैं और उधर से मटेरियल बना बनाया हमारे पास यहाँ पे आता है और हम इसको अप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पे मटेरियल डंप ही नहीं करते सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे आसपास का माहौल ख़राब ना हो। सैयद भाई, वैसे तो रायवेंड रोड को कहा जाता है कि लाहौर का ये दिल बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एक महंगी जगह है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आपको ज़्यादा बियर करनी पड़ रही है, यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। फिर भी आपने इसी लोकेशन का इंतखाब क्यों किया? अरसलान भाई, ये लोकेशन की बात करता जाऊँ तो मेन रायवेंड रोड की डायरेक्ट एक्सेस के साथ डाउनटाउन कमर्शियल है अल-कबीर टाउन फेज 2 का, जहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हार्डली 1 से 2 मिनट की मुसाफत पर रिंग रोड है, जहाँ से आप तमाम लाहौर को अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद उसी रिंग रोड के ऊपर जाते जाएं तो हमारा इस प्रोजेक्ट से 20 मिनट्स का सिर्फ डिस्टेंस है लाहौर एयरपोर्ट का। उसके बाद मैं आपको एक मजीद चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मेन रायवेंड रोड के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन जो फिगर काउंट किया गया है, जो एनालिसिस किया गया है, 4 से 5 लाख गाड़ी डेली यहाँ से गुजरती है। तो ये प्रोजेक्ट करने के लिए एक बहुत आइडियल लोकेशन थी। दूसरा, चेयरमैन अल-कबीर डेवलपर्स जो चौधरी औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने जब इस लैंड को ओपन किया तो अल-कबीर टाउन फेज 2 के पास इतना बड़ा फ्रंट कभी भी नहीं था जितना बड़ा ये फ्रंट था। ये 700 फुट बड़ा फ्रंट था मेन रायवेंड रोड का। तो इसके ऊपर, इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये प्लॉट थे, तो हमें उन्होंने कहा कि ये डील आप ले लें तो आप इधर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें ना। तो मैंने जब ये प्लॉट लिए थे ना, तो मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा था। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाईजान आप बस निशान लगाते हैं, मुझे बताएं मेरे प्लॉट कौन से हैं। आप खुश हैं उस फैसले से? तो मैं उस फैसले से बेतहाशा खुश हूँ। उसकी वजह, एक तो मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, उससे मुझे जो अर्निंग होनी है वो तो होनी है। जो मेरे क्लाइंट्स को इस लोकेशन से अर्निंग होनी है ना, वो शायद उन्होंने अभी तक इस चीज़ को कईयों ने सोच लिया होगा और कई अभी सोच रहे होंगे। कितनी का आबादी है इस फेज 2 के अंदर कि इतने कमर्शियल्स बनते जा रहे हैं, इतने आउटलेट खुल जाएंगे तो बिजनेस कैसे जनरेट होगा? अरसलान भाई, इस टाइम 10.5 जो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक है, इस टाइम यहाँ पे 5 से 6 हज़ार फैमिलीज हैं जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और जो जैसे कि अल-कबीर डेवलपर्स की नेचर का आपको पता है कि ये आने वाले साथ साथ चीज़ों को एक्सटेंड करता रहता है, रिहायशी प्लॉट बढ़ाता जाता है। यहाँ पे बेचने की भी ये सिचुएशन है कि एक ही दिन में सारी डील को सोल्ड कर दिया जाता है और लोग हाथों हाथ चीज़ें ले जाते हैं। मैंने जो एनालिसिस किया है कि जब ये हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे शायद आपको कमर्शियल शॉप, आप मुझे फ़ोन किया करेंगे, भाई मुझे कमर्शियल शॉप को रेंट पे ले दें या मुझे वैसे ख़रीद के दे दें, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इतना ज़्यादा बिजनेस है कि हमारे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जूस कॉर्नर्स वाले हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। हमारा अपना लड़का जाता है जब चीज़ें लेने, तो वो आधे घंटे बाद आता है, कहता है बॉस वहाँ पे लाइनें लगी थी, मैं क्या करूँ। दूसरी बात, जो अपार्टमेंट वाली सिचुएशन है, यहाँ पे इतना बड़ा रेंटल ROI है। यहाँ पे आप 10,000 अपार्टमेंट भी आप इस टाइम अल-कबीर डेवलपर्स में तैयार कर दें और आपको शायद एक भी अपार्टमेंट फॉर रेंट। किस कैटेगरी के लोग हैं जो आजकल अपार्टमेंट्स में इधर रह रहे हैं? यहाँ पे फैमिलीज भी काफ़ी रह रही हैं,
उसके बाद यहाँ पे 16 से 17 यूनिवर्सिटीज लगती हैं मेन रायबंद रोड को। वो इतना स्टूडेंट है यहाँ पे, इतने बच्चे हैं, इतनी बच्चियां हैं जिनके पास अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। हॉस्टल्स लाइफ गुजारने के लिए वहाँ पे ना कोई सिक्योरिटी है, ना वहाँ पे स्पेस है। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी अल-कबीर टाउन में प्रोवाइड की जाती है और सिक्योर एनवायरनमेंट भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेंटल वैल्यूज बहुत ज्यादा है और रेंट पे चीज मिलती नहीं है। सुवैद भाई, हमारे पाकिस्तान में जो हमारी यूथ है, अनएम्प्लॉयड भी है, घरों में बैठी है, वो बिजनेस आइडिया सोचते तो बहुत है लेकिन करते नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आप ऐसे नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? अरसलान भाई, हमारे इस मुल्क में ना कैलकुलेशन है वो 64% यूथ। मैं अपने हर बच्चे को, अपने भाई को ये रिक्वेस्ट फॉर्म में उनसे बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत काम है, सिर्फ काम को तलाश करना है आपने कि आपने किस नौयत का काम करना है, आपका मिजाज कैसा है, कि आप किस काम को कर सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को जिम्मेदारियां देख के ना चूज़ किया करें, आप अपनी चीज़ों को अपने अंदर की स्किल्स देख के चूज़ किया करें। यहाँ पे बहुत काम है। आप जितने भी हमारे ओवरसीज़ दोस्त भाई हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं क्योंकि सिक्योर फील करते हैं पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर फील करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो मजबूरी के तहत बाहर चले जाते हैं कि यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे बहुत काम है। आप मुझसे मिसाल ले लें, मैं इस टाइम 36 हूँ। 36 की उम्र में मेरा अपना एक प्रोजेक्ट है, तो मेरा एक जाती ख्याल है कि किसी ने काम करना है ना तो उसके लिए काम खत्म नहीं होता। सुवैद भाई देखें, अच्छी बातें तो सभी करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं तो अक्सर लोग उस म्यार पे पूरा नहीं उतरते। अगर मैं बात करूं आपकी ज़ात की, आप नौजवानों को काम के लिए कुछ ऑफर करते हैं जिससे उनके लिए आने वाली ज़िंदगी में कोई भला हो सके? अरसलान भाई, ये जो हमारा इदारा है ना KS एस्टेट एंड बिल्डर्स, जिसके नीचे KS टावर का प्रोजेक्ट है जी, ये इदारा 24/7 उन बच्चों के लिए ओपन है कि जो रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, जो रियल एस्टेट को सीखना चाहते हैं, इवन दैट जो रियल एस्टेट को सीखना, समझना और सेल्स करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आए। मैं खुद उनको ट्रेनिंग्स दूंगा, मेरे टीम खुद उनके साथ सारी चीज़ें एसोसिएट करेगी। 24/7 ये इदारा उनके लिए ओपन है। लेकिन उनके पास, बेचारों के पास अगर इन्वेस्टमेंट हो तो फिर वो कोई कारोबार कर लें। रियल एस्टेट तो वैसे ही आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा कारोबार है। हम लोग भी जब इस कारोबार में आए तो मतलब उसके पीछे हमारी सालों की मेहनत थी, जमा पूंजी इकट्ठी की, फिर इस बिजनेस में आए। जिस बेचारे के पास पैसे ही नहीं है वो आपके पास आके कैसे कारोबार करेगा? अरसलान भाई, एक मिथ आपको बताता हूँ, बेचने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपको बेचना आता है तो फिर आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। और रियल एस्टेट एक ऐसा काम है जहाँ पे आपको पैसे नहीं चाहिए, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों का ट्रस्ट चाहिए। जिस दिन आपने अपना ट्रस्ट लोगों पे बिल्ड कर लिया, उस दिन आपका कारोबार ग्राफ नीचे जाए तो आप मुझे आके पूछ लीजिएगा। सुवैद भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नौजवानों के लिए जो आपने ऑफ़र दी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऑफिस में जगह भी देंगे, काम भी सिखाएंगे, ये नो डाउट एक बड़े दिल के साथ आपने ऑफ़र दी है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे नौजवान जो कारोबार करना चाहते हैं यार, वो लाजमी यहाँ पे आएँ, सुवैद भाई से मिलें, कारोबार करें, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। ये था जी आज का हमारा डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का एपिसोड विद KS एस्टेट एंड डेवलपर्स। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।